लगाइए नीतीश कुमार, सबसे पहले क्वेश्चन लगाइए। देखिए ऋग वेद जो है ये 4 वेद जो है इसमें सबसे बड़ा वेद है ऋग वेद, ठीक। इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। ऋग वेद में अगन्या जो है, अदन्या या अगन्या, जिसे मतलब मारा ना जा सके, यानी ये आपको पवित्र यानी कि गाय के लिए होता है, ठीक। गाय के लिए ये उपयोग किया गया, ठीक ना। इसका आंसर याद रखिएगा। सबसे पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती नदी हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है त्रैवेद कहा जाता है, और अथर्ववेद नया वाला वेद है जिसमें जादू टोना वोना के बारे में दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। भारत में शरदकालीन वर्षा क्षेत्र है। सो भारत में जो शरदकालीन यानी जाड़े के दिन, शरद के दिन में जो वर्षा होती है उसके कौन सा वर्षा क्षेत्र होता है, ये आपको बताना है। तो जाड़े के दिन में भारत में 2 वर्षा क्षेत्र आपको निर्धारित किया गया है। 2 वर्षा क्षेत्र आपको देखिएगा ये निर्धारित किया गया है, ठीक। एक तो ये देखिएगा ये आपको इधर जो आता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, देखिएगा ऐसे जो आता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब वाला क्षेत्र में, यूपी वाला क्षेत्र में वर्षा होती है। और एक आपको लौटती हुई मानसून के कारण देखिएगा कोरोमंडल तट पर वर्षा होता है। कोरोमंडल मतलब ये आपको तमिलनाडु के तट पर। सो आपको देखिएगा कि ये कौन कौन सा हो जाएगा, पंजाब और तमिलनाडु, पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा। इसे याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब और तमिलनाडु के तट पर। कि जाड़े के दिन में देखिएगा तमिलनाडु यानी कि चेन्नई वाला में तट पर बाढ़ भी आ जाता है। तो क्वेश्चन लगाइए और बस देखते रहिएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सो कालपोंग जल विद्युत परियोजना आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। लगाइए कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है, ठीक। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है, बहुत अच्छा। सो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो स्थित है ये कहां पर स्थित है, ये लगाना है। तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश एक आपको है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा। सो बंगाल की खाड़ी में आपको देखिएगा एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आपको स्थित है ना। हाँ 3 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, बहुत अच्छा। 3 का आंसर ए हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप जानते हैं कि उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसे सेंडल पीक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है। 2 द्वीपीय राज्य है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखिए 4। कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना किसकी किस्म है ये आपको बताना है। कल्याण सोना जो है ये किसकी किस्म है, ये आपको क्वेश्चन पूछा था। तो कल्याण सोना किसकी किस्म है ये आपको बताना है। कल्याण सोना जो है ये किसकी किस्म है, तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है बताइए, सभी लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर लगाइए सभी लोग। अनहेरिया मत लगाओ यार, तुम लोग कहीं बोले, अनहेरिया लगाओगे तो किससे चलेगा। हाँ कुछ सोच समझ कर क्वेश्चन लगाओ, फिर बोलोगे सर जी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अरे वीट 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 जिसे बोला जाता है, गेहूं गेहूं। तुम्हारे अगर देखा जाए पूरे अगर देखा जाए मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा गेहूं, गेहूं हो जाएगा। कहाँ गया गेहूं, गेहूं यहाँ पर सी में है, ठीक। गेहूं सबसे अधिक यूपी में होता है, चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। और गेहूं पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था जिसमें आपको हरित क्रांति की जब शुरुआत हुआ था, तो ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। गेहूं एक बीजपत्री पौधा है, एक बीजपत्री, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। गेहूं चावल ये सब एक बीजपत्री में आता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। कौन सा देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, ये आपको नाम बताना है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा देश जो है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। एशिया के बाद किसका स्थान आता है, अफ्रीका का ही आता है महाद्वीप में, बड़ा में। तो अफ्रीका महाद्वीप में इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं होगा। लगाइए इसके आंसर क्या लगा रहे हो, ठीक। इसके आंसर क्या लगा रहे हो, 5 के आंसर हो जाएगा गुआना। गुआना पड़ता है कहां पर, तो गुआना पड़ता है दक्षिणी अमेरिका का देश है, दक्षिणी अमेरिका का देश है, इसे याद रखिएगा। गुआना जो है, गुआना ये दक्षिण अमेरिका के देश है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। बाकी ये देखोगे ये सभी अफ्रीका में पड़ते हैं, ये दक्षिण अमेरिका में जो है गुआना है दक्षिण अमेरिका, ठीक। क्वेश्चन 6 देखो। आईपीएल 2023 का खिताब किसने दिखा। बड़ी आईपीएल तुम लोग देखे होगे, बताओ। आईपीएल देख रहे थे बड़ी तुम लोग क्लास बंक कर ये बताओ आईपीएल 2023 का जो है खिताब किसने जीता है, ये लगाना है क्वेश्चन। आईपीएल जो क्रिकेट वाला होता है, इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है आईपीएल, इसकी खिताब किसके द्वारा जीता गया था, लगाइए क्वेश्चन, ठीक। मतलब कि विजेता, वाह सब सही लगा दिया हो। चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स क्या होगा, ये आपको जीत गया था, खिताब क्या गया था, जीत गया था। और गुजरात टाइटंस जो है वो विजेता है, यानी चेन्नई सुपर किंग जो है ये विजेता बना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100%
कवरेज हासिल किया था? किस राज्य ने जो है प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है इसकी शुरुआत किया गया था, तो अब 100% कवरेज हासिल कर लिया है, ये इसमें से कौन सा राज्य है? भारत जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसका 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य का नाम बताना है। लगाइए क्वेश्चन। मॉर्निंग में हम जगबे ना करते थे, तुमको कैसे कर दे हंसलजिस? ये हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। बहुत अच्छा, तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था ना जी, तेलंगाना का गठन। ठीक, 2014 में इसका गठन किया गया था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने में किसका प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन से पदार्थ है जिसका लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? 10th क्लास का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ये बताओ, इसमें से 10th के साइंस के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। ये बताओ तो निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी, मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। जल, कांच, प्लास्टिक का यूज किया जाता है, मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। लेंस नहीं बनाया जा सकता है मिट्टी का। मतलब इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धनता से पीड़ित होते हैं। वर्धनता जो होता है जेनेटिक्स बीमारी भी है, और वर्धनता जो है इसमें पुरुष बेचारे अधिक पीड़ित हो जाते हैं। स्त्री से ज्यादा पुरुष पीड़ित हो जाते हैं। ये पुरुष जो पीड़ित होते हैं इसका कारण क्या है कि स्त्री, वाहक तो स्त्री होती है लेकिन पीड़ित पुरुष हो जाते हैं। तो ये पुरुष इसलिए होते हैं कि क्योंकि स्त्री में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, आपको उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि जो स्त्रियों में पाया जाता है उसमें एक्स, और लेकिन पुरुषों में मात्र एक्स। आपको एक्स, एक एक्स कहने का मतलब कि ये आपको बोल रहा है कि 23 जोड़ा जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें से देखिएगा 23वां जोड़ा में मेल में देखिएगा, मेल में अगर हम बात करते हैं, मेल में बात करते हैं तो एक्स वाई होता है, ठीक। तो एक तो वाहक रहता है, और इसको कटआउट करने के लिए एक्स एक्स किस में रहता है? फीमेल में रहता है। यानी फीमेल में देखो एक्स तो रहबे करता है, एक वाहक होगा, इसको काटने वाला एक होगा, यानी एक्स एक्स हो जाएगा, इसलिए महिला में कम होता है। लेकिन एक्स वाई जो होता है ये पुरुषों में होता है, एक एक्स हो जाता है, इसमें एक लास्ट वाला जो क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक। तो इसके कारण आप देखिएगा पुरुष में वर्धनता ज्यादा दिखाई देता है। और जो लिंग निर्धारण किया जाता है, बचवा का जो लिंग निर्धारण किया जाए कि बचवा है कि बचिया है, यानी बेटा है कि बेटी है, वो पुरुष के गुणसूत्र से किया जाता है, पुरुष के गुणसूत्र। और टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में, और इसकी संख्या क्या होती है? 46 होती है। 23 के दुगना क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। किस अनुच्छेद के द्वारा, यह बताना है किस अनुच्छेद के द्वारा, लगाइए। चलिए क्वेश्चन लगाइए, अभी लास्ट में 10 मिनट में आप लोगों को बात करने के लिए दूंगा, ठीक ना। क्वेश्चन लगाइए। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, ये आपको बताना है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, और एज क्या दिया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये जो आपको फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि 86 अमेंडमेंट यानी 6वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 के समय में, आप देखिएगा। अब ये जो जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के ए में देखने को मिलता है। कहां देखते हैं मिलता है? अनुच्छेद 21 के ए में देखने को ये सब आपको मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी। वैसे ही ये 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 11वां कर्तव्य में आपको गार्जियन का कर्तव्य होगा स्कूल भेजना बच्चों को छुटका छुटका, वो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, ये 11 देख लीजिए। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है? मानव जो जनन अंग होता है ये किस आयु में परिपक्व भी हो जाता है और क्रियाशील भी हो जाता है? किस आयु में बताना है परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है? ये आपको आयु दिया हुआ है, तो ये हो जाता है 12 से 13 के वर्ष में। 12 से 13 के वर्ष में ये आपको परिपक्व हो जाता है, और क्रियाशील भी मतलब काम करने भी स्टार्ट हो जाता है। ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 और 13 के वर्ष में परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण लाल हो जाता है? देखो लड़की सब हरी मेहंदी लगाती है ना, बताइए आंसर। हरी मेहंदी मतलब गांव के गोबर, ठीक। हरी मेहंदी मतलब गांव के गोबर के जैसा रंग होता है, वैसे हरी मेहंदी का रंग होता है। तो हरी मेहंदी लगाते हैं लोग। तो हरी मेहंदी जो होता है, मेहंदी कहां मनाया जाता है? मेहंदी उत्सव भी मनाया जाता है, राजस्थान का है। तो हरी मेहंदी निम्न में से कौन सा चीज पाया जाता है हरी मेहंदी में? बताना है आप लोगों को। हरी मेहंदी जो होता है, हरा मेहंदी जो लगाते हो तुम लोग, मेहंदी आपको जो मेहंदी में क्या होता है? लोसान होता है, लहसुन।
लहसुन पाया जाता है, और ये क्या करता है, तुम्हारा कैरोटीन जो होता है यानी ऊपर वाला जो चमड़ा होता है उससे क्या करता है, रिएक्ट करता है, एंड देन रिएक्शन के बाद वो क्या हो जाता है, लाल बन जाता है। यानी कि तुम कहोगे अरे भैया लाल लाल हमारा एकदम हो गया, तब मेहंदी देखोगे ज्यादा तो तुम्हारा रंग कहां लगाता है, मेहंदी जीभ पर लगाकर देखना, तुम्हारा जीभ लाल नहीं होगा, लगाना मत, जहर वहर है, फालतू में मर जाओगे। ठीक, कहने का मेरा मतलब है कि वो मृत कोशिकाएं जो क्रेटीन, ज्यादातर कैरोटीन में, आपको जैसे बाल में भी मेहंदी लगाओगे तो लाल हो जाता है, हाथ में लगाओगे तो लाल हो जाता है, स्किन जहां पर ये तुम्हारा ऊपर का नाखून पर लगाओगे तो लाल हो जाएगा, ये सब क्या कर देता है, लाल हो जाता है। यानी कैरोटीन से वो क्या करता है, अभिक्रिया करता है, कौन, लहसुन, जो कि मेहंदी में पाया जाता है। ठीक, तो हरियर से लाल हो जाता है। तो ये चीज याद रखना, मेहंदिया तभी लगी जब तू हम लोग जो बुआ कर बजा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये आपको बताना है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा। हंसुल 7 और 8 बजे कर दीजिए रात में सर प्लीज, सर जी प्लीज कम से कम थोड़ा टाइम घटा सकते हैं ना। हंसुल अजीत सिर्फ आपके कहने से नहीं ना होगा, बहुत से लड़के 9 बजे से क्लास करते हैं तो 9 बजे से क्लास चलता है, बहुत से लड़के, अब बारी आपके चलते हम टाइम घटा दे, बहुत से लड़के बोलेंगे सर जी हमारा 8 बजे क्यूज होता है, अलग अलग जगह पर हम क्यूज लगाते हैं तो फिर क्यूज है, और वैसे भी 8 बजे तो मैथ का क्लास स्टार्ट होने वाला है, 7 से 8 मैथ क्लास चलने वाला है, तो सब टाइम देखकर ही चलेगा, ठीक है ना, एक बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, लीची विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारत। भारत में देखोगे मुजफ्फरपुर का लीची, एरिल वाला भाग उसका खाया जाता है, ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक लीची होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने टेकून या टेफून, दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है, टेकून भी कहीं कहीं लिखा हुआ है और टेफून भी लिखा हुआ है, ठीक, तो इसलिए दोनों नाम लिख दिया गया है। टेकून या टेफून लॉन्च किया है, और ये क्या है, कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किस देश ने लॉन्च किया है, कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल जो है टेकून या टेफून लॉन्च किया गया है, ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, टेकून या टेफून जो लॉन्च किया गया है ये भैया तुर्की द्वारा लॉन्च किया गया, टर्की है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की। इस्तांबुल यहाँ के एक शहर है, ये याद रखिएगा। तुर्की के कुछ भाग जो है एशिया में पड़ते हैं तो कुछ भाग यूरोप में पड़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नाटो का भी सदस्य तुर्की। 15 देखो, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया गया था। हाल ही में देखो, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2023 में तुम लोग जरूर पढ़ोगे। 76वीं जो आपको विश्व सभा है, स्वास्थ्य सभा, इसका आयोजन कहां किया गया था ये आपको बताना है। तो 76वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है ये स्विट्जरलैंड में किया गया है। स्विट्जरलैंड के कौन सी जगह पर, जनेवा में किया गया है। जनेवा में देखोगे किसका किसका मुख्यालय है, इंडियन नहीं भैया, इंडियन नहीं सॉरी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आप फिर इसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर इसके बाद क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो ट्रेड के लिए होता है, व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन। ये सब के लिए मुख्यालय तुमको जनेवा में देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में, मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अभी जो है, अभी जो चल रहा है, जिस डेट में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इस अपडेट रखिएगा। 25वें मुख्य न्यायाधीश है, कुछ समय बाद 51 नंबर के आ जाएंगे। सो मुख्य न्यायाधीश जो होंगे इसमें से कौन है जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक, तो ये बताना है। तो ये हो जाएंगे चंद्रचूड़ जी, DY चंद्रचूड़, जिनका फुल नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो या अन्य न्यायाधीश को हटाना हो, वो जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है वैसे इनको भी हटाया जा सकता है, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। DY चंद्रचूड़ जो है अभी आपका मुख्य न्यायाधीश है। 50वां पूछ रहा है तो 50वां आपको बताना होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन सा है ये आपको बताना है। अभी का मैं बता रहा हूं जिस समय क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं ये आपको बताना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का आप लोग जानते हैं, नाम है अजीत डोभाल जी। क्या नाम है, अजीत डोभाल जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, गंगा के उत्तरी मैदान में कांप, ये देखो गंगा के उत्तरी मैदान में कैसे कांप मिट्टी पाई जाती है, बलथर मिट्टी। तो यहां देखो कांप मिट्टी और बालू से निर्मित, यहां पर कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जहां पर देखोगे ककड़ी होगा, खीरा होगा, जो जायद फल होते हैं ज्यादा उत्पादन किया जाता है, वहां पर टमाटर बोया जाता है। वो क्षेत्र देखोगे कि गंगा के दो धाराओं के बीच में भी सम्मिलित हो सकता है या दो नदियों के बीच का भी सम्मिलित हो सकता है क्षेत्र, उससे हम लोग दियारा के नाम से जाने जाते हैं। दियारा, ऐसे पट्टा के बगल में भी जाओगे तो दियारा में घूमने जाते हो ना, NIT पार कर दियारा, तो देखोगे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां है, उसमें लोग खेती करते हैं, ठीक ना। वहां पर लोग लड़का लड़की लेकर चले जाते हैं।
ऐसे जब हम 12 में पढ़ रहे थे तो 12 में एगो क्या किया था मेरा दोस्त, दियारा घूमने चल गया था अपन लखनी के साथ। अब फोन कर बोला कि देखो ना हमको यहाँ पर बहुत बेइज्जती लोग किया है। उस पार जब गया था तो उसको बहुत मतलब प्रताड़ित लोग किए थे, वहाँ के जो लोकल जो लड़का सब था, मोबाइल भी छीन लिया था। फिर हम लोग के पास किसी से मोबाइल लेकर गया तो हम लोग गाड़ी से गए, उसको बोले, वो पहचान गया था, फिर उसको बढ़िया से खतेदारी किया गया, ठीक ना। तो ये भी चीज दियारा में लोग चल जाते हैं अपन सियारा वाला काम करने के लिए। दियारा में सियारा वाला काम मत कीजिए, दियारा में बस सियारा काम कर सकता है दियारा वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। बहुत खतरनाक जगह है, वहां पर क्या कहते हैं बहुत लफुआ लोग जाते हैं। तो ये मतलब इस पार तक रही है, एनआईटी तक रही है, ये ना कि नाव पर चढ़कर चल दीजिए। चलिए भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है। बिहार राज्य जो है ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई आपको बताना है, ठीक, कि बिहार राज्य जो समुद्र तल से ही तो औसत ऊंचाई मापा जाता है ना। सो कितना ऊंचा पर है बिहार राज्य स्थित है, ये आपको बताना है औसत ऊंचाई। तो ये है 52 पॉइंट कुछ मीटर के अंतर्गत आता है। तो आप इसे 53 मीटर भी लिख सकते हो, 53 मीटर लिख सकते हो ना भैया। 52 पॉइंट कुछ है तो 53 मीटर आराम से लिख सकते हो। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि सबसे ऊंचा चोटी कौन है, सोमेश्वर की चोटी। सोमेश्वर की चोटी कल बताया गया था ना आप लोग, जो पश्चिमी चंपारण में है। वैसे पूछ सकता है कि बिहार राज्य के समुद्र तल से, बिहार का भी 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। हमको लगता है बाद में भी रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्धचालक जैसे जर्मेनियम हो गए, जैसे सिलिकॉन हो गया, जैसे इस सब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिलिकॉन का आपको फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, चिप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और जर्मेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ये सब सेमी जो कंडक्टर होते हैं, अगर टेम्परेचर उस पर बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, उनका प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोध माफ करना, प्रतिरोध जो होगा यहाँ पर ये जो होता है ये घटता है। क्या होता है, घटता है। इसे याद रखिएगा, प्रतिरोध घटता है, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 देख लो। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा भैया तो इसमें कौन कौन भाग लेता है, सबसे पहले ये याद रख लो। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और राज्य के जो विधानसभाएं हैं वहां से निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसे भली भांति याद रखिएगा। अब ये जो है ये कौन से पद्धति द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा। यानी कि ये सभी सही है। यानी हम लोग प्रत्यक्ष देते हैं, किसका वोट डालने जाते हैं, जैसे हम लोग सांसद चुनेंगे, जैसे हम लोग विधायक चुनेंगे, सांसद में भी किसका चुनाव हम लोग करते हैं, लोकसभा का जब चुनाव होता है, जैसे 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव होता था, वही वैसे ही देखोगे। फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब बनने वाले थे, मतलब कि उससे पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो विधानसभा के विधायक, विधान परिषद में हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते, उसमें कुछ लिमिटेड लोग ही जाते हैं, ठीक ना। राज्यसभा में तो हम लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो हम लोग राष्ट्रपति में डायरेक्ट नहीं जाते, एक बात ध्यान में रखिए, इसलिए अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और राष्ट्रपति का कोई भी चुनाव होता है तो उसमें बकायदा तुम्हारा, जैसे मान लो हम राष्ट्रपति में, मान लो हम विधायक है, हम राष्ट्रपति में चुनाव डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो हमको क्या करेंगे, हम मान लो 2 नाम देंगे, ठीक ना। ये मान लो ए है व्यक्ति, बी है व्यक्ति, सी है व्यक्ति, ठीक। अब यहीं पर मान लो यहां पर ये राखी मोदी है, राखी मोदी गई वोट डालने के लिए। ये राखी मोदी देखेगी कि ए व्यक्ति कौन खड़ा है, बी व्यक्ति कौन खड़ा है, सी व्यक्ति कौन खड़ा है, तो हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये बोलेगी नहीं, पहले में हम चूज करेंगे ए व्यक्ति को, फिर दूसरे में चूज करेंगे बी व्यक्ति को, तीसरे में चूज करेंगे सी। यानी कि अपना प्रेफरेंस बताना होता है, ठीक ना। तो ये चीज है। अब राखी मोदी वोट डालेगी इसमें, तो ये चीज देखने को मिलता है। तो ये आपको क्या होता है, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, ठीक। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि एक ऊपर जाकर बटन दबाकर आ गए, जो हम लोग लोकसभा में कर आते हैं, वैसा चीज नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखो 22 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक जनन के बारे में सत्य है। लैंगिक जो जन्म होता है ये बताना है, लैंगिक जनन के बारे में कौन सा सत्य है। ये जितना तुमको मुंडा मुंडी दिखाई देता है ना, जितना भी लोग चलते हुए तुमको दिखाई देगा इसे से चलते हुए, ठीक ना, वो सभी लैंगिक जनन करते हैं लगभग। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, स्तनपायी हो गया, ये सब लैंगिक जनन करते हैं, ठीक। लैंगिक जन्म में क्या होता है, जन्म को शिकायत शामिल होती है, युग्मकों का संलयन होता है। भाई युग्मक होंगे ना, जैसे अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो जाइकोड बनाते हैं। ये कहां जाकर मिलते हैं, फ्लूपियन ट्यूब में जाकर मिलते हैं। तो फिर देखिएगा कि बचवा निकल कर आता है, मैंने बचवा बच्चे जो भी होगा। इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, ये जल्दी से होने वाला प्रक्रिया नहीं है, अलैंगिक जनन नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, तुरंत एकदम गुलाब के फूल के पंखुड़ी रोपे और तुरंत वो कली निकल कर आ जाएगा। ये है लैंगिक जनन, ठीक ना। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक। यानी लैंगिक जनन में वैसे भी बचवा पैदा लेने के लिए 9 महीना समय लगता है, तो जल्दी कहां होता है, लैंगिक जनन में कहां से होगा, ठीक ना। तो वो कोई भी लैंगिक जनन हो,
अलैंगिक में जल्दी से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर जो है, जो हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर जो बहुत क्रांति लाया था, आपको देखिएगा तो ये बताना है। अरे क्वेश्चन लगाओ नीरज शोभा, क्वेश्चन लगाओ। अरे अजीब इंसान हो तुम भी, हम भी ये चीज नहीं देख रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर ये देखोगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है और निरंतर कपानी ने आविष्कार किया था। अब कहोगे सर जी इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल तुम्हारा होता था फोन में, टेलीफोन में किया जाता था। दूर तक कोई भी संदेश भेजना तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर हीरा चमकता है, आप देखते हो चमकता हीरा। तुम लोग अपने गांव में देखे होगे एक तार आता है, ठीक ना, एक तार आता है, देखोगे तुम लोग, मतलब अगर देखे होगे तो तुम्हारे गांव से काला रंग का तार पार होता है, काला काला रंग का तार पारा होगा, ठीक। उसमें देखोगे उसको तोड़ने पर उसमें एल्युमिनियम और तांबा नहीं निकलता है, उसमें उजला उजला एकदम पतला से धार टाइप के निकलेगा, एकदम उतला उजला पतला सा एकदम। और हाथों में लगाओगे तो हाथों में एकदम मिल जाएगा, बहुत खराब हो जाता है, मतलब कि तुम्हारा हाथ भी खराब हो जाएगा। वो बहुत पतला सा होता है, उसको चोर और चुराता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर को कीमतें कुछ नहीं है, ऊपर से तो एक तो करिया रंग का वो चढ़ा दिया जाता है, और कोनो कीमत नहीं, इसलिए चोर और उसको काटता नहीं। हाँ, जब बाधित करना हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह संदेश ना जाए, बाधित करना हो तो उसको लोग उखाड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा निरंतर कपानी हो जाएंगे, ठीक। ये याद रखिएगा, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर हुआ, हीरा का चमकना हुआ, ये सब आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर होते हैं, जैसे कि मृग मरीचिका हुआ, ये सब भी। क्वेश्चन 24 देखो, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर आपको बताना है। सो पिक्नोमीटर जो बताना है ये किसके मापने के लिए किया जाता है? सो पिक्नोमीटर का किया जाता है घनत्व मापने के, डेंसिटी मापने के लिए किया जाता है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, बस आसान क्वेश्चन 15 देख लो, 25 देख लो, माफ करना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है? ठीक, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है भैया बताओ? इसमें बड़ी लोग बैठ सकते हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का। सो ये बताना है, नरेंद्र मोदी के नाम पर अब रख दिया गया है इसका नाम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है, ठीक ना? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है ये बताना है आप लोगों को, ठीक। लगाइए क्वेश्चन। सही है, अहमदाबाद गुजरात में है, सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद गुजरात में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां अवस्थित है? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, भारत के पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। भारत का सबसे पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, जो म्यूजियम बोला जाता है संग्रहालय को आपको इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा तंजावुर। और ये तंजावुर कहां स्थित है? तमिलनाडु, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है भारत का पहला जो है खाद्य संग्रहालय, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, किस महापुरुष की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है? समानता लाने के काम किसने किया था बताओ? इसमें से किसने समानता लाने की काम किया था? किसने जाति की व्यवस्था पर प्रहार किया था? किसने कहा था कि मनुष्य ही होना सबसे बड़ी अधिकार देता है, मानवाधिकार देता है, ठीक। तो आप समझ जाओगे कि समानता के लिए कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 सदस्यों में से इन्होंने अध्यक्षता किया था। ड्राफ्ट तैयार किया गया था BN राव द्वारा, यह भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, नाटो स्थापना 1949 में हुआ था, इसका मुख्यालय कहां पर है? नाटो का मुख्यालय कहां पर है ये आपको पूछ सकता है कि नाटो का मुख्यालय, अभी नाटो का नया एक देश भी इंक्लूड हुआ है, सो नाटो का मुख्यालय पूछ सकता है। नाटो का मुख्यालय जो है ये बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, तो ये कहां पर है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, सीईटी का फुल फॉर्म क्या होगा? सीईटी जो है, अभी जो कोई एग्जाम जो लिया जाएगा सीईटी, तो सीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक। सीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लगाइए क्वेश्चन, बताइए ना सर, क्या बताना है बताओ, क्या पूछ रही हो बताओ। सीईटी का जो फुल फॉर्म होता है ये बताओ, दिखाई तो दे रहा है ना तुम लोगों को? एक मिनट, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। ये देखो सीईटी का फुल फॉर्म बताओ, इसमें से क्या होगा? सीईटी का फुल फॉर्म होता है यहां पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, ये तो फुल फॉर्म था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है भैया। तो कटे हुए रंग जो होता है सेब का भूरा हो जाता है, किसके कारण भूरा होता है? लगाओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। कटा हुआ अगर सेब रहेगा तो तुम्हारा रंग, तुम्हारा नहीं मतलब सेब का रंग जो हो जाता है भूरा हो जाता है, ठीक।
तो ये बताना है कटे हुए जब सेव तुम लोग काट के सेव ऐसे इसे खाकर एक 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 रख देते होगे तो उसके ऊपर भूरा चढ़ जाता है, क्योंकि उसमें आयरन होता है और आयरन जो होता है जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक, आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सो आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक ना। अरे क्या पूछ रही थी अंग्रेज, समझ में ना आ रहा है तुम्हारा दिमागिया। आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, तो आयरन ऑक्साइड के कारण ही क्या हो जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इस कौन होता है यहां पर, यानी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ठीक, तो केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी जो विधि के प्रश्न पर केंद्र का पक्ष रखे, यानी केंद्र सरकार का पक्ष रखे, कहां पर, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में पक्ष रखे, तो ये भारत सरकार का सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं और इनका नाम है क्या, भारत के महान्यायवादी। सो आर्टिकल 76 में इनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं। सो नियुक्ति कौन करता है, यहां पर राष्ट्रपति ही करते हैं। वेंकट रमणी जो है अभी वो आपको महान्यायवादी मिलेंगे ना। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रात में तारे क्यों चमकते हैं। रात में तारे टिमटिमाते हैं, रात में जो तारे हैं ये टिमटिमाते हैं, चमकते हुए प्रदर्शित होते हैं। आखिर क्यों चमकते हैं, ये आपको बताना है। रात में तारे क्यों चमकते हैं बताइए। अनु को कोविड-19 हुआ है, ये अनु तुमको ये लपेट लेगा सब ना, तुमको जिंदगी नहीं जीने देगा, बीचे में तुमको गायब कर देगा। बोल रहा है कि एनी अंगरू को कोविड-19 हुआ है। अब बताओ, अजीब इंसान है, ये सब बदमाशी करता है ना, वो तुमको चिढ़ाते रहता है। रात में जो तारे, देखो रात में जब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जब सूरज हुआ, सूरज भी एक प्रकार का तारा है और भी बहुत से तारे हैं जो तुमको दिखाई देते हैं। उनके खुद के अपने पास प्रकाश होता है जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन नाभिक में हाइड्रोजन जो होता है हीलियम के नाभिक में बदलता है। ठीक, अब इससे क्या होता है कि वो प्रकाश तो चलता है उनका, लेकिन वायुमंडल में हमारे बहुत से धूल कण है तो उसके गैस है उस पर पड़ता है और छितराता है, ये महसूस होते रहता है। ठीक ना, तो ये अपना क्या होता है, अपवर्तन जिसे बोला जाता है। ठीक ना, अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो या तो जो है आपको मीडियम में जो देखोगे, मीडियम में बदलते हुए दिखाई देगा। ठीक ना, अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब के समीप आएगा, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। या पानी में अगर तुम सिक्का डाल दो, सिक्का, तो वो भी ऊपर देखोगे, ऊपर से यानी मीडियम बदल रहा है, यहां से तुम्हारा आंख का प्रकाश आ रहा है, फिर पानी में उसका स्पीड बदल जाएगा। देन ये चीज क्या होता है, ये भी ऊपर हुआ दिखा देता है। अगर इसमें एक पेंसिल को डाल दो, ऐसे अगर कलम ऐसे रखेगा तो ये टेढ़ा दिखाई देगा। अगर ये सब मछली को अगर वार करना है तो मछली जो ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे मारना होगा, तब जाकर मछली मरेगी पानी में। तो ये जो भी होता है ये अपवर्तन के कारण होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र कौन होगा। सब मास्क लगा के आया है क्लास में, अच्छे। रुपेश लिख रहा है अरे वाह, तुम बड़ी चुड़क्का हो गए हो तुम लोग। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, किसे, एक चीज आप लोग तुम देखोगे, इसका आंसर पहले बता देते हैं। कृषि क्षेत्र जो होता है, कृषि का क्षेत्र हमारा जो होता है भारत में, वो प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होते हैं, उद्योग धंधे आते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, सर्विस सेक्टर आ जाते हैं। जैसे तुम लोग जॉब करोगे ना, जैसे तुम लोग बिहार सरकार का जॉब करोगे, बिहार दरोगा बनोगे, बिहार पुलिस बनोगे, बीपीएससी जो भी जॉब करोगे, तुम लोग किसके अंतर्गत आओगे, सर्विस। इसलिए तुम लोगों से सर्विस टैक्स लिया जाता है, यानी कि जो टैक्स तुमसे लिया जाएगा तुम्हारे वेतन से डिटेक्ट किया जाएगा, डायरेक्ट तुम्हारे वेतन से डिटेक्ट किया जाएगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। एक बात ध्यान में रखना, तो ये कृषि क्षेत्र प्राथमिक होता है, सेवा क्षेत्र आपको तृतीय हो जाता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय। सबसे अधिक जो आता है सेवा क्षेत्र से पैसा आता है हमारे जीडीपी में, देन उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र से, उसके बाद कृषि क्षेत्र से आता है। ठीक, लेकिन सबसे अधिक लोग संलग्न कहां पर है, लोग काम कहां करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, मायोपिया, मेरे पिया, यानी मोरे पिया गए रंगून, वहां से किए हैं टेलीफोन कि तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बताओ, मायोपिया जो है दूसरा नाम क्या है। मायोपिया का इसका दूसरा नाम, एक वो हाइपरट्रोपिया होता है, एक होता है मायोपिया। ठीक, तो ये एक को नाम बताना, इसमें से क्या। हम लोग जब स्कूल में जाते थे ना, तो कोई मुंह बांध कर आता था ना लड़की, या गमछी जैसे कि अपना दुपट्टा से मुंह बांध कर आता था, तो हम लोग कब बोलते थे, ये देखो ना बहुत ज्यादा चन्हाक बन रही है, ये सोच रही है कि हम घूमेंगे तो हमारा मुंह कोई ना देख ले। लेकिन अब अगर कोई लड़की मुंह बांध कर आती है, लड़का मास्क लगा कर आता है, तो मन में यही चलता है कि देखो ना कितना सुशील लड़का है, अपना स्वास्थ्य के साथ लोगों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रख रहा है। ठीक, तो अब मास्क एकदम समझो कि एकदम नेसेसरी है। कोविड-19 ऐसा आया ना कि अब तो बाजार में चेहरों देखल मुश्किल हो गई बा, लेकिन सबके मास्क उतरवा के सोचे कि मास्क उतरी तब एक बार झलक देखे के मिली, तो अब तो वो सब भी काम खत्म हो गया बा।
तो क्या कहल जाओ, या बताओ मायोपिया जो बोला जाता है इसे निकट दृष्टि दोष यानी समीप दृष्टि दोष को बोला जाता है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष के क्या होता है, आपको उसमें उत्तल का किया जाता है, ठीक। अवतल का यानी निकट दृष्टि या निकट के वस्तु दिखाई देती है, दूर के वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही, अगर तुम लोग को टेस्ट करना है तो लाना 20 रुपया का पेप्सी कोला, ठीक ना, और उसमें नींबू का रस डालना, खट्टा चीज डालना, देखना उसमें से काफी तेजी से बुलबुला उठने लगेगा, ठीक। ये चीज क्या आखिर काहे ऐसा होता है? जाने दो अमन पटेल, क्वेश्चन लगाइए। अरे हम किसी से नहीं, वो चीज है एक बार आपने ये चीज, अरे नहीं मतलब आपने ये चीज नहीं मिसबिहेव किया, आपको जो लगा ये चीज करना चाहिए, लेकिन कुछ जो जानकारी है, जो कुछ जो आपको है ना, वो अपने से ही निर्णय लेना होगा। यानी कि मुझे क्या तैयारी करना है, नहीं तैयारी होने के बाद मुझे, तुमको 1000 बार लोग डायरेक्शन दे देगा, लेकिन तुमको तो खुद से करना है ना, खुद से करना है। पैसे के ऊपर सब चीज डिपेंड होता है भैया, समझ लो। तुम्हारे घर के लोग भी तुमको पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे घर के लोग चाहते हैं तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी वर्दी मिल जाएगा, पर अभी से निगेटिव मत सोचना। दरोगा का वो एग्जाम कभी नहीं निकाल पाते जो शुरू से ही निगेटिव सोचने लगते हैं। दरोगा में तुम्हें क्वालिफाई करना है, बस ये सोचो कि हम इस बार निकाल लेंगे, बात खत्म, हम इस बार निकाल लेंगे, हम इस बार निकाल लेंगे, मुझे इतना ताकत है कि लोगों के बीच में मैं अपना झंडा गाड़ पाऊंगा, बस इतना सोचो, तुम एग्जाम निकाल लोगे, इतना सोचकर बस रहो। ये भाई सोचना है, पढ़ना भी है, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना भी है। सोडा वाटर जो होते हैं जिसे तुम लोग पीते हो, सोडा वाटर जिसमें CO2 रहता है, CO2 क्या होता है, सोडा वाटर में जब CO2 रहेगा वो क्षार हो जाता है। और जो तुम लोग क्या करते हो, सोडा वाटर में अम्ल डालते हो, नींबू डालते हो, तो वो क्या हो जाता है, उसमें से बुलबुला निकलने लगता है, ठीक ना, तो क्या होता है, क्षारीय होता है सोडा वाटर, इसे भी याद रखिए कि क्षार होता है उसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर जो है इसके लेखक कौन है, आपको बताना है। द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है, बताइए। द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है, लगाइए। तो द गोल्डन ईयर जो है, रस्किन बॉन्ड का नाम सुने होंगे ना, बहुत बड़े लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक, तो इनके द्वारा लिखा हुआ है। चलिए लगाइए। बहुत अच्छा, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अरे जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, जो नहीं याद होगा ना तुम लोग लिख लेना प्लीज, डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको देखेंगे मिलेगा। आगे देखो, सतकोसिया गार्ज भी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है, सतकोसिया गार्ज भी है। ये कहां पर देखने को मिलता है? सतकोसिया देखोगे, सिमलीपाल देखोगे, ये सब कहां देखने को मिलेगा बताओ? ये सतकोसिया हुआ, सिमलीपाल हुआ, चिल्का हुआ, ये सब जो देखने को मिलेगा, ये मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा जो होगा, ये याद रखना, यहाँ पर चिल्का झील भी पाया जाता है जो कि लेगून झील है। उड़ीसा में आप देखोगे कि ये सब देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उड़िया जो है शास्त्रीय डांस है, उड़ीसा से है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कहां स्थित है? तो भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन का आपको नाम बताना है। भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन, हमारा सबसे ऊंचा केंद्र शासित प्रदेश कौन है बताओ? लद्दाख, लेह लद्दाख है, तो वहीं पर मिलेगा। सर एनसीएल अभी बनवाना जरूरी है क्या? एनसीएल बनवा सकते हो अभी। अरे यार एनसीएल बनवाने में पैसा उतना थोड़े ना लगता है, तुम लोग अजीब, अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाने में तुमको क्या दिक्कत है? बिहार पुलिस के अंतर्गत और भर्ती आ रहा है, उसमें भी तुम लोग अप्लाई करोगे, पहले से डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो बेहतर होगा ना। मान लो आप नौटंकी कर दिया, बोला नहीं एग्जाम से हम पहले वाला लेंगे, या मैंने फॉर्म भरने से पहले वाला लेंगे, तो उस स्थिति में तुम लोग क्या करोगे? उसमें माथा पीटोगे, सर जी आपने नहीं बताया था। नहीं तो बढ़िया है कि अभी 1 महीना तुम लोग के पास समय बचा हुआ है, उसमें बनवा लो, यानी एग्जाम होने से पहले बनवा लो, बेहतर होगा, ठीक। तो एनसीएल बनवाने में क्या दिक्कत है तुमको? एनसीएल हुआ, निवास हुआ, तुम्हारा जाति हुआ, क्या दिक्कत है भैया, बनवा लो। भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन जो स्थित है ये लेह लद्दाख में है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? रेगिस्तान देखोगे क्षेत्र जो पाया जाता है, यहाँ पर शुष्क जो होता है, यानी कि पानी उनी नहीं होता है, बहुत गर्मी होता है, ठीक ना। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं कटीले हो जाते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण। मेरे पास अमन जी अभी कोई ऐसा अमन पटेल नहीं चीज है कि मैं आपको अपने पास बुलाऊं। जिस दिन वहां पर हो जाएगा व्यवस्था, मैं जरूर कहूंगा कि मेरे साथ जुड़कर आप लोग तैयारी कीजिए प्लीज। अभी नहीं मेरे पास उतना है कि मैं आप लोगों को बुलाकर तैयारी करा पाऊं, ठीक ना। तो जिस दिन संसाधन और पैसा उतना हो जाएगा, इतना व्यवस्था कर पाऊंगा, उसी दिन आप लोगों को बुलाकर तैयारी कराया जा सकता है। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये देखो कि एकदम शुष्क रेगिस्तान है, और ये पड़ता है आपको दक्षिणी अमेरिका में। कहां पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है आटाकामा, ये भी याद रखिएगा। गोबी रेगिस्तान कहां पड़ता है? तो वो आपको ठंडा वाला रेगिस्तान है जो कि चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पर पड़ता है, चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पर पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो सहारा रेगिस्तान जो होता है विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि पड़ेगा कहां पर? आपको अफ्रीकन कंट्री में मिलता है। फिर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाता है? थार रेगिस्तान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है?
स्थल रुद्ध देश का नाम बताना है। दक्षिण अमेरिका का यह देश है, स्थल रुद्ध देश है यानी लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब कि जिसका समुद्र सीमा से नहीं आपको मिलता है बाउंड्री, ये आपको बताना है। एनसीएल क्या होता है कोई बताओ? अरे एनसीएल तुम्हारे बाबूजी कम पैसा कमाते हैं ना, तो बीसी एबीसी के लिए एनसीएल लगता है। एनसीएल जो होता है नॉन क्रीमी लेयर जो होता है एनसीएल, यानी कि तुम बीसी ईबीसी में जो बिहार में दो भाग में हो जाते हैं, जैसे ओबीसी होते हैं केंद्र स्तर पर, तो उनको एनसीएल देना पड़ता है कि मेरे बाबूजी जो है वो कम पैसा कमाते हैं, ठीक, जैसे एडब्ल्यूएस की तरह होता है। अगर एनसीएल तुम नहीं देते हो तुम अपना जाति के समय, तो तुमको नहीं गिना जाएगा, उसके अंतर्गत तुमको उतना सुविधा नहीं मिल पाएगा जो सुविधा मिलना चाहिए जैसे कि ओबीसी को मिलता है। वैसे बिहार में ओबीसी दो भाग में है, बीसी 1 जिसे ईबीसी कहा जाता है, बीसी सेकेंड जिसे आप आम भाषा में बीसी या ओबीसी बोल देते हो, लेकिन वो बीसी सेकेंड ही कहलाता है, ठीक। तो ऐसे कर कर इन दोनों को एनसीएल मांगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। वो दरोगा का हो, वो बिहार पुलिस का हो, वो बीपीएससी का हो, वो सीजीएल का भी देखोगे उसमें भी, लेकिन बिहार के एग्जाम में बिहार के एनसीएल लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एनसीएल देना पड़ेगा आपको कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो। समझ में आ गया? नॉन क्रीमी लेयर, अगर तुम्हारे पास एनसीएल नहीं है यानी कि तुम क्रीमी लेयर हो, यानी कि तुम धनाढ़ व्यक्ति हो, तुम मलाईदार व्यक्ति हो, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तुम्हारे बाबूजी के पास, तुमको आरक्षण की सुविधा की जरूरत है नहीं, ठीक ना। तो ये चीज होता है। एससी एसटी के लिए ये चीज जरूरत नहीं होता है। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है, ये बताओ, इसमें से कौन सा स्थल रुद्ध होगा यानी लैंडलॉक कंट्री कौन होगा, ये आपको बताना है, ठीक। लगाइए क्वेश्चन। बोलोविया, बोलोविया जो हो जाता है, बोलोविया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये लगा लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 41 देखो, चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित किया गया था। चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है ये किसके शासनकाल में निर्मित किया गया था, किसके द्वारा? चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है ये बताइए किसके द्वारा निर्मित किया गया था। लगाइए क्वेश्चन नंबर 41 लगाइए। तो ये जो निर्मित किया गया था, राणा कुंभा का नाम आप लोग सुने होंगे, राणे कुंभा, राणा कुंभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, राजस्थान वाला क्षेत्र में राणा कुंभा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को विलय किया गया था। अवध को जो विलय किया गया था उस समय जो था वो था लॉर्ड डलहौजिया। लॉर्ड डलहौजिया बहुत बदमाश आदमी था, ठीक ना। वो क्या किया, गोद लेने की प्रथा को एक तो पहले खत्म कर दिया, एक काम किया कि राज्य का हड़प नीति शुरुआत किया। सो राज्य का हड़प नीति के अंदर यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किया। फिर अवध बहुत बड़ा क्षेत्र था, सो अवध को क्या किया, कहा कि ये कुशासन कर रहे हैं, ये शासन नहीं सही तरीका से कर रहे हैं, यहाँ पर कुशासन हो रहा है, यानी कि कुशासन का आरोप लगाकर इनको निपटा दिया अवध को, ठीक। अवध अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र था, आप जानते हैं अवध यानी यूपी वाला कुछ क्षेत्र जो मिलकर बनता है अवध हो जाता है, ठीक। तो ये इसमें बहुत बड़ा था। एनसीएल का 6 महीने का भाई होता है। अमन पटेल मिला जाएगा, चिंता मत करो, जब समय मिलेगा एकदम मिला जाएगा। चलो यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो किया गया है 1856 में किया गया था। अब क्वेश्चन लगा लो भैया, समय व्यतीत ना करो आप लोग। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आरोप लगाकर सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, अंग्रेजों ने रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। रैतवाड़ी मुनरो द्वारा स्टार्ट किया गया था, रैतवाड़ी जो है मुनरो द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक। और ये जमींदारी वाला जो है ये सब जो है ये सब कर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। अब बताओ अंग्रेजों ने रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर? सो मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी जो था उसमें सबसे पहले रैतवाड़ी व्यवस्था जो है ये स्टार्ट किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, डोइमा क्या है? डोइमा जो है ये क्या है बताना है। डोइमा तो हमारे यहाँ जो संसद है, हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, उसे संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट यानी संसद बोलते हैं। वहीं अमेरिका में चले जाओ तो उसे कांग्रेस बोला जाता है। अगर और भी जगह पर चले जाओ तो बहुत से जगह पर अलग अलग नाम बोले जाते हैं। तो वैसे ही देखा जाए तो रूस का जो है ये रूस का विधानसभा या संसद बोल सकते हैं, जिसे हम लोग डूमा बोलते हैं। क्या है? डूमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, ठीक। रूस का देखोगे क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सबसे बड़ा आपको देश है ये पूरे विश्व में। 45 देखो, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल बदले हैं, सो महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम बताना है। अभी जो क्वेश्चन में करा रहा हूं, अभी ये क्वेश्चन जब करा रहा हूं, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है आपको बताना है, ठीक ना। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है लगाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन होंगे? अभी तुम लोग पढ़ रहे होगे ना, पढ़ो, ठीक ना। रमेश बैस, रमेश बैस है ना, रमेश बैस जो है ये आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल बनेंगे, ठीक। बहुत अच्छा। करेंट अफेयर तुम लोग का बहुत सही है जी, करेंट अफेयर पढ़ते हो तुम लोग ना, चलो बढ़िया है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान जो है इसकी राजधानी कहाँ पर है ये आपको बताना है। लेबनान में धमाका हुआ था ना, तुम लोग देखे होगे, वो जो अमोनिया वाला था जो फट गया था, ठीक ना, काफी मतलब प्रकोप से धमाका हुआ था, ठीक। तो लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान जो राजधानी है इसकी राजधानी है बेरूत। बेरूत राजधानी है, इसे याद रखना। बेरूत जो है ये राजधानी है। सियोल जो है उत्तरी कोरिया का राजधानी है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक।
उत्तरी नहीं, दक्षिणी कोरिया की। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिणी कोरिया की, ठीक ना। प्योंगयांग उसका उत्तरी कोरिया का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन क्या है? इसमें देख लो क्वेश्चन सबसे पहले हार्मोन है। मनुष्यों में जो आपातकालीन हार्मोन है, यानी कि जिसे लड़ो और उड़ो के नाम से भी जाना जाता है। आपातकालीन, जैसे कि अचानक तुम्हारे सामने भूत आ जाएगा तो या तो लड़ोगे या भाग जाओगे, ठीक, उड़ जाओगे। तो तुमको जैसे ही कुछ सडनली कुछ चीज आता है ना, तुम्हारा एंड्रियल ग्रंथि से यह हार्मोन निकलने लगता है। सो इसका नाम है एंड्रेलिन। एंड्रेलिन हार्मोन जो है ये लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। यानी मान लो कि तुम्हारे सामने पिचास आ गई, भूत आ गई, भूतनी आ गई, उजर कपड़ा पहनकर, आंख लाल लाल लेकर, करिया बाल होता नहीं है, उजर उजर बाल होता है, हाथ पर टेढ़ टाढ़ लेकर, तुम क्या करोगे? डर जाओगे। और डरोगे तो अचानक तुम्हारे अंदर से क्या हो जाएगा? एंड्रिल ग्रंथि निकलने लगेगा। या अगर बचवा डूब रहा है कोनो पानी में तो तुम्हारे अंदर होगा या तो मैं इसे बचाऊंगा या इसे देख नहीं पाऊंगा, भाग जाऊंगा यहां से, तब पर भी। यानी कि तुम्हारे अंदर शक्ति और डरपोक दोनों जो आता है, ये चीज सी से आता है, यानी कि मतलब सी आंसर हो जाएगा, सी से नहीं, एंड्रेलिन से आता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तुम्हारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स है, जो कि ब्लड क्लोटिंग में भी भूमिका निभाता है, यानी ब्लड को स्कंदन या जमने में भूमिका निभाता है, यह बताना है इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तुम्हारा ब्लड का जो प्लेटलेट्स है, बताओ ये किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ब्लड का जो हमारा जो प्लेटलेट्स होता है, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, ठीक। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। लुकोसाइट तुम्हारा WBC का होता है, लुकोसाइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 49, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? राष्ट्रपति क्या करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। कोई भी अगर लगता है ऐसा कानून है या ऐसा कुछ है तो उनको संविधान के बारे में, व्याख्या के बारे में या जो भी, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस परामर्श को मांगे, सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। और ये जो होता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत दिया जाता है। किसके? आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखो, निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब ध्यान से देखना है, बस तुम लोग भारत सुने होगे, बस तुम लोग भारत सुने होगे, इसलिए भारत एकदम लगाकर बढ़ जाओगे। ध्यान से क्वेश्चन सुनो और ध्यान से क्वेश्चन लगाओ, हो सकता है इसके आंसर डिफरेंट हो, तो पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लो और फिर लगाओ, ठीक, बढ़िया से। ये हो सकता है करंट का क्वेश्चन हो, तो ध्यान से लगाना है। चलो क्वेश्चन लगा, फिर देखते तुम लोग का आंसर क्या लग रहा है। एक बार लाइक भी कर देना, जाने से पहले सभी लोग लाइक एक बार कर देना, ठीक। बुक पढ़ना है, मैं बताऊंगा कौन सा बुक पढ़ना है आप लोगों को। विक्रम रॉय, एक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। इसके आंसर आप लोग बता दो क्या हो जाएगा। इसके आंसर देख लो, ये देखो बेरोजगार, ये देखो बेरोजगार वीजे लगा रहा है यूएसए। हम बोले ना तनी सी खाली पिन मारो ना, ये सब तुरंत भटक जाता है। तनी से बोल देगा ना 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 हम तो ये पढ़ ले रही, अरे नहीं हुई। अरे भारत तुम लोग पढ़ते आ रहे हो भैया, यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक दोनों का, आपको दोनों मिलकर ये काम करते हैं। ये भारत तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, तनी से बोले तुम लोग अपना भटक गए। ये बेरोजगार वीजा देखो तुरंत भटक कर लगा दिया यूएसए। अरे भैया भारत में मिश्रित व्यवस्था है, पूंजीवादी जो व्यवस्था देखने को मिलता है अमेरिकन में या यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलता है। यहाँ देखो चीन में जो होता है ये समाजवादी या साम्यवादी जैसे व्यवस्था तुम लोग कहते हो, जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है। यानी वो भी प्राइवेट को भी अपने पास बुला रहा है, सरकारी भी आ रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहा है, ठीक ना। और रूस में तो पूरी तरीका से आपको सरकार का ही हाथ में चलता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मेरे बातों पर मत जाओ बाबू लोग, जो है वही चीज लगाया करो। चलो अपना स्कोर अब बता दो कायदे से।